सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है रविवार का और दिनांक है 20 अक्टूबर। तो संडे को बनाते हुए फंडे, आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस, प्रकाश का महीना कार्तिक शुरू हो चुका है। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। यानी कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान पुण्यदायी कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक के महीने में स्नान का ही विशेष महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में घर की अपेक्षा बाहर किसी कुएं या बावली पर स्नान करना उत्तम होता है। कुएं या बावली से ज्यादा तालाब में, तालाब से ज्यादा झरने में, झरने से ज्यादा नदी में, नदी से ज्यादा तीर्थ स्थलों में और तीर्थ स्थलों से भी ज्यादा संगम स्थलों में स्नान करने का महत्व इस महीने में होता है। स्थानों में भी सर्वोत्तम स्थान आर्यावर्त यानी उत्तर भारत, उससे ज्यादा कोल्हापुरी, उससे ज्यादा विष्णुकांची और उससे भी ज्यादा शिवकांची, उससे ज्यादा पुण्यप्रद काशी और काशी में भी सर्वश्रेष्ठ पंचनद क्षेत्र जिसे पंचगंगा कहते हैं, जहां 5 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा का संगम स्थल है, वहां स्नान करना सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस स्थान का महत्व आप इतने से भी समझ सकते हैं कि स्वयं तीर्थराज प्रयाग कार्तिक मास में यहाँ स्नान के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। पंचगंगा में स्नान और घाट के ऊपर बिंदु माधव का दर्शन कर उन्हें पारिजात के सुगंधित पुष्प अर्पण करने की काशी में प्राचीन परंपरा रही है। इस महीने में दाल खाना, तिल के तेल का प्रयोग और भूमि पर शयन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बनारस आज करक चतुर्थी भी है, जिसे सामान्यतः करवा चौथ कहा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य में अभिवृद्धि के लिए करती हैं। द्वापर में इस व्रत का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किया था जब पांडव वनवास में थे, और उससे पहले इंद्र की पत्नी शची द्वारा भी इस व्रत को करने का उल्लेख प्राप्त होता है। आज ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी होगा। निराजल रहकर किया जाने वाला आज का यह करवा चौथ का व्रत हर एक भारतीय स्त्री को सौभाग्य प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और अब आइए जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। बनारस, केंद्र सरकार ने विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। रहाटकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की मेयर रह चुकी हैं और इसके पहले वे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बनारस आज काशी अपने सांसद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल के दूसरे प्रवास पर रविवार को काशी आ रहे हैं। इस बार वे अपने संसदीय क्षेत्र को 3,344 करोड़ का दिवाली गिफ्ट देंगे। इन प्रोजेक्ट्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, धर्म, पर्यटन से रोजगार, आवास व विमानन जैसी आधुनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। सिगरा स्थित खेल संकुल से प्रधानमंत्री आगरा, दरभंगा, अंबिकापुर, रीवा, बागडोगरा और सरसावा जैसे शहरों में एयरपोर्ट के विकास कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। यहीं पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री रविवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हरहुआ के हरिहरपुर में श्री कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट की ओर से निर्मित आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। यहां पर वे कांची के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती की अगुवाई में संतों और सन्यासियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सिगरा स्टेडियम परिसर आएंगे। वे यहां पर 380.13 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तत्पश्चात वे रविवार को ही शाम 6:30 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
बनारस नैक की रैंकिंग में काशी विद्यापीठ को इस बार B++ का ग्रेड मिला है। यह आगामी 5 वर्षों के लिए मान्य होगा। नैक पीयर टीम की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय को कुल 2.91 CGPA मिले हैं। यह A ग्रेड पाने के मानक से 0.1% कम है। वर्ष 2019 के मूल्यांकन में विश्वविद्यालय को C ग्रेड प्राप्त हुआ था। श्रोताओं कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए कल सामाजिक संस्था नई सुबह के द्वारा वाराणसी स्थित 95 बटालियन CRPF के अस्पताल में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर को भेंट किया गया, जो जवानों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए बेहद कारगर साबित होगा। इस अवसर पर जवानों ने सफाई कार्य करके लोगों को स्वच्छता के महत्व से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में CRPF के सहायक कमांडेंट पंकज कुमार, निरीक्षक प्रिंस सिंह और प्रवीण सिंह आदि तमाम जवान उपस्थित थे। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर शहर में पूजा सामग्री से लेकर माला फूल तक के बाजार गुलजार रहे। शनिवार को लंका से लेकर पांडेपुर के बीच सभी प्रमुख बाजारों में संबंधित सामग्री की अस्थायी दुकानों की भरमार और उन पर काफी भीड़भाड़ देखी गई। और अब खबरें खेल जगत से। सरफराज खान और ऋषभ पंत चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शनिवार को असंभव को संभव करने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन 80 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने नई गेंद ली और मैच का रुख पलट गया। महज 54 रन के भीतर भारत के 7 विकेट गिर गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड को भारत में 36 वर्षों के बाद कोई टेस्ट जीतने का मौका मिलता दिख रहा है। उसे जीत के लिए महज 107 रन चाहिए। हालांकि इतिहास रचने का मौका टीम इंडिया के पास भी है। टेस्ट मैचों में उसने आज तक सिर्फ एक बार 107 रन का सफलतापूर्वक बचाव किया है, जब वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलिया को मुंबई में मात दी थी। मगर उस वक्त जो पिच थी वो पिच पूरी तरह से स्पिनरों के अनुकूल थी। तो ये था खेल समाचार और देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल। और अब आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी। आज है जन्मदिन उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक शान की, जिन पर आधारित मधुरिमा आप सुनेंगे 8:45 पर। साथ ही आज पुण्यतिथि भारत के प्रसिद्ध पहलवान दादू चौगले दत्तात्रेय की। और अब बातें आजकल की। बनारस आज है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, जो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है से नो टू फ्रैजाइल बोन्स। तो क्या होते हैं इस बीमारी के लक्षण और घरेलू उपायों से भी कैसे किया जा सकता है इसे नियंत्रित, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर के जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरी। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस के सभी श्रोताओं को वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरी का प्यार भरा नमस्कार। आज 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे के अवसर पर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता अस्थि भंगुरता। हड्डियों के अंदर जब कैल्शियम की सघनता कम होने लगती है तो हड्डियां अंदर से भुरभुरी होने लगती हैं, और कभी हल्का सा भी क्रैक अगर हो गया या चोट लग गया तो हड्डियों में वो जुड़ती देर में है, और ऐसी स्थिति में आदमी को थकान बराबर रहती है। हड्डियों को आयुर्वेद में अस्थि कहा जाता है, और अस्थि का क्षय जब होता है तो व्यक्ति के अंदर उसके आगे मज्जा और शुक्र जो दोनों धातु वो भी कमजोर होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द भी होने लगता है और चेहरे का ओज भी कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति अगर आ गई है तो उससे बचने के लिए एकदम सर्वसुलभ जो सभी को प्राप्त चीज है वो है लाइम वाटर, जो बिना बुझा हुआ चूना लेके उसको जो है 1-2 लीटर पानी में 10 ग्राम उसको भिगो के उसको निथार दीजिए। 24 घंटे बाद फिर रख के फिर निथार दीजिए, और उस पानी को आयु के अनुसार और अपने बल के अनुसार उसको लेने से धीरे धीरे हड्डियों की सघनता मजबूत हो जाती है। और एक सर्वसुलभ औषधि है जिसका अश्वगंधा के नाम से सभी जानते हैं।
और वो शरीर के अंदर अगर संभव है तो दूध के साथ, और अगर दूध संभव नहीं है तो पानी में मिश्री मिला के उसको लिया जाए तो अस्थि भंगुरता कम हो जाती है और हड्डियों की डेंसिटी बढ़ने लगती, घनत्व बढ़ता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी व्याधि से, मैं ये तो नहीं कहता मैं इसको निर्मूल कर दूं, लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर वो 3 महीने में आया है तो कम से कम 6 महीने वो जाएगा, और इतना धैर्य करके अगर आपने उसका प्रयोग कर लिया तो आप इस कष्ट साध्य व्याधि से मुक्त होकर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरि को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस आइए अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। बनारस आज लखी मेलों में शुमार चेतगंज की नकटैया होगी। इस मेले का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में यहाँ शामिल होने वाले लागों और विमानों ने समय समय पर अपने विशेष ढंग से न केवल अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत की बल्कि क्रांतिकारियों को सुरक्षित पनाह भी दिया। आज भी अपने समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर बनाए जाने वाले लागों और विमानों के द्वारा इस मेले की अपनी एक अलग प्रकार की विशिष्टता दिखाई देती है। तो इस अवसर पर आइए आज आपको चेतगंज और हबीबपुरा मोहल्ले की कथा सुनाते हैं। काशी के कच्चे महाल के रूप में गिने जाने वाले हबीबपुरा मोहल्ले की पश्चिमी दिशा में पहले काफी खेत और बगीचे थे और अधिकांश भवन कच्ची मिट्टी के बने हुए खपरेलों से आच्छादित थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कुछ राजे रजवाड़ों और रईसों के शाही निवास भी थे, जिनमें बिहार प्रांत के जिला गोपालगंज के हथुआ नरेश की हथुआ कोठी प्रमुख थी। मोहल्ले की पूर्वोत्तरी सीमा पर स्थित इस कोठी के परिसर में राजभवन के अतिरिक्त काफी बड़ा भूखंड बगीचे के रूप में था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में महाराजा गोपेश्वर प्रसाद शाही के राज्यकाल में परिसर के दक्षिणी दिशा के कुछ भूखंड को आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद को अंतरित कर दिया गया, जिसमें आजकल आर्य महिला के विविध शिक्षण संस्थान चलते हैं। बाद में हथुआ कोठी के शेषांश के पूर्वी भाग में दुकानें बनवाकर उसे एक बहुत बड़े बाजार के रूप में वर्ष 1979 में खोला गया। इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें हैं। हथुआ मार्केट ओपन होने के 5 वर्षों के बाद 1984 में हथुआ कोठी के राजभवन का भी एक होटल के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, जो एक आज इंटरनेशनल होटल के रूप में वहां पर स्थापित है। अखिल भारतीय संस्था आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की स्थापना महान कर्मयोगी और सनातन धर्म के संरक्षक महर्षि ज्ञानानंद ने 14 दिसंबर सन 1919 को किया था। आपकी विदुषी शिष्या विद्या देवी के कुशल नेतृत्व में परिषद ने अपने स्थापना काल से ही नारी जाति के उत्थान के लिए आर्य महिला नामक महिलाओं की सचित्र मासिक पत्रिका सहित कई उपनिषदों की प्रकाशन और विविध कार्यक्रमों का संचालन प्रारंभ कर दिया। यदि बात करें इस मोहल्ले के और भी लोगों की, तो मोहल्ले के रईसों में पल्लू साव, भगेलू साव आदि का नाम लोग आज भी याद करते हैं। क्षेत्र के रईस मनशाराम साहू की 7 आंगन वाली हवेली इस मोहल्ले में काफी मशहूर थी। हवेली के प्रवेश द्वार का ध्वंसावशेष आज भी इस मोहल्ले के आसपास विद्यमान है, जिसके नाम पर आसपास के क्षेत्र को मनशाराम का फाटक कहकर पुकारा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में हास्य रस के पंचमहाभूत कहे जाने वाले साहित्यकारों में से एक स्वर्गीय मोहनलाल गुप्त भैयाजी बनारसी और नवगीतकार पंडित श्री कृष्ण तिवारी इस मोहल्ले की शान रह चुके हैं। तो बनारस काशी कथा के अंक में आज बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldair@gmail.com। और अब इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि चलने का वक्त हो रहा है, तो अपने बनारसी बाबू को दीजिए अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।